Yes. They unmute and start. हेलो एवरीवन, मेरा नाम देव देसाई है और मैं अनहद का साथी हूँ। मैं अनहद की तरफ से आप सभी साथी जो 5 बजते ही 100 से ऊपर लोग यहाँ पे जुड़े हैं और ज़्यादा जो जुड़ रहे हैं, सभी का मैं अनहद की तरफ से स्वागत करता हूँ। आज जो हालात है वो हालात में हम सभी परेशान हैं। मतलब सभी के दोस्तों को, सभी के रिश्तेदारों में कहीं डेथ की खबर आ रही है, कहीं ऑक्सीजन की कमी की खबर आ रही है और न्यूज़पेपर देख रहे हैं जिसमें जो हालात है उसको पूरी तरह के से तो नहीं, पर सोशल मीडिया पे कहीं न कहीं जो हालात पूरे देश के हैं, वो सबको समझ में आ रहा है और सभी मायूसी, डिप्रेशन, सभी परेशानियों के चलते हुए भी आज हमें ये लगा है कि आज और जो मुद्दा है और जो बातें हैं वो करनी बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपना ध्यान भी कहीं और लगा पाएँ और जो देश में सही मुद्दे और जिसके ऊपर बात होना ज़रूरी है, वो बात पे हम बातचीत कर पाएँ सभी साथी मिल के। तो आज इसीलिए ये सेशन रखा है और आज 9 तारीख क्योंकि हिटलर की फ़ौजों ने सरेंडर किया था आज सोवियत यूनियन को और फ़ैसीवाद पे, फ़ासिज़्म पे एक तरीके की विक्ट्री का डे आज मनाया जाता है। तो इसीलिए हमने आज ये सेशन 2 घंटे का रखा है। हमारे साथ जो स्पीकर है उसमें जैसे शबनम जी ने बताया कि कुछ स्पीकर 2 जो है हिंदी में बात करेंगे और 3 लोग जो है वो इंग्लिश में, 2 लोग हिंदी में और 3 लोग इंग्लिश में बात करेंगे ताकि लैंग्वेज कि जहाँ-जहाँ बैरियर है, जहाँ किसी को हिंदी समझ में आता है, किसी को अंग्रेज़ी समझ में आता है, वो परेशानी ना रहे। हमारे साथ जो स्पीकर है उसमें प्रोफ़ेसर प्रभात पटनायक है, प्रोफ़ेसर राम पुनियानी है, प्रोफ़ेसर चरणजीत सिंह है, वाणी सुब्रह्मण्यम है, प्रोफ़ेसर गौहर रज़ा है और इस पूरे सेशन की अध्यक्ष जो है वो प्रोफ़ेसर मृदुला मुखर्जी है। तो मैं शुरुआत में प्रोफ़ेसर मृदुला मुखर्जी का एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा कि मृदुला मुखर्जी एक जानी-मानी भारतीय इतिहासकार है, जिन्होंने ख़ास तौर से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर काम किया है। 1972 में प्रोफ़ेसर मुखर्जी ने जुनू सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडी में प्रोफ़ेसर बने और 2005 में नेहरू मेमोरियल संग्रहालय और पुस्तकालय की निर्देशक बने। उन्होंने भारतीय इतिहास पर विभिन्न पुस्तकों का प्रकाशन किया है, जैसे कि भारत की आज़ादी, बिपिन चंद्रा और आदित्य मुखर्जी के साथ सहलेख, इंडिया नॉन वायलेंट रेवोल्यूशन में किसान, प्रैक्टिस एंड थ्योरी, औपनिवेशिक कृषि, पंजाब का मिथक, उसमें से कुछ बातें है। मृदुला मुखर्जी एक इतिहासकार होने के साथ-साथ उन साथियों में से है जो हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती रही है और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्ष है और मृदुला मुखर्जी को जितना हम जानते हैं वो हमेशा अनहद और अनहद जैसे जितने संगठन है सबके साथ जब भी आवाज़ उठानी होती है, जब भी बोलना होता है, खड़ा होना होता है, तब मृदुला मुखर्जी पहली रो में खड़े होते हैं और वो आवाज़ उठाते हैं। तो मैं आज अनहद की तरफ से दोबारा आप सभी साथियों का स्वागत करता हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि कहीं मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, ये माहौल है, इससे भी हम लड़ लेंगे, कोविड से भी हम लड़ लेंगे और जो फ़ैसिज़्म का माहौल है, उसको भी हम लड़ लेंगे और इसीलिए शायद आज हम यहाँ पे जमा हुए हैं और हम सब एक-दूसरे को हिम्मत भी दे रहे हैं, एक-दूसरे के साथ भी खड़े हैं। तो मैं प्रोफ़ेसर मृदुला मुखर्जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और इस सेशन को आगे लेके जाए। मृदुला जी। धन्यवाद देव। मैं अनहद की बहुत आभारी हूँ कि मुझे आज आपने मौका दिया इस ऐतिहासिक दिन को लोगों के सामने अपने विचार रखने के लिए और इतने एक एमिनेंट, इतने बढ़िया एक पैनल के साथ जुड़ने का मुझे मौका दिया। तो ये दोनों ही चीज़ें के लिए इतना ऐतिहासिक आज दिन है और इतना एक्सेप्शनली एमिनेंट पैनल है। तो ये दोनों चीज़ों के लिए साथ में ये कहना शायद ज़रूरी नहीं है कि मैं अनहद के साथ बिल्कुल इस बात में
उन्होंने जो अपने नोटिस में कहा कि ऐसे मौके पे जबकि हम सब बहुत ही परेशान हैं, बहुत ही जो हमारे आसपास के जो हालात हैं उससे हम एक तरह से आप कह सकते हैं प्रभावित हैं, एक तरह से बहुत लोग दबे हुए भी हैं। ऐसे हालात में और भी जरूरी हो जाता है कि हम उम्मीद नहीं छोड़ें। ऐसे हालात में और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपने इतिहास की तरफ देखें और याद करें कि मानवता के सामने कितनी कितनी चुनौतियां आई हुई हैं। हमारे ही जैसे लोग थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में इतनी कुर्बानियां दी, और किस लिए कुर्बानियां दी? आजादी के लिए, फ्रीडम के लिए, डेमोक्रेसी के लिए, सोशल जस्टिस के लिए, फांसीवाद के खिलाफ। यही लड़ाइयां हर युग में जो है लोग लड़ते हैं, उसके लिए कुर्बानियां देते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो महात्मा गांधी हमेशा कहते थे, वो जीतते हैं। हमको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इतिहास हमें ये सिखाता है कि जो सच्चाई की जो ताकतें होती हैं, जो अच्छाई की ताकतें होती हैं, वो कमजोर होती हैं और वो थक जाती हैं और वो हार जाती हैं। उल्टा होता है। जो ईवल की ताकतें होती हैं, जो खराब ताकतें होती हैं, जो ऑपरेशन की ताकतें होती हैं, शोषण की ताकतें होती हैं, वो ही हमेशा हारती हैं। परंतु फिर से लड़ाई फिर से चलती है, दोबारा लड़नी पड़ती है। हर युग को, हर देश को, हर तबके को अपनी लड़ाइयां खुद लड़नी पड़ती हैं। यही हमारे मानवता का इतिहास हमें सिखाता है। पर लड़ाइयां जो है वो हम लड़ते भी हैं और जीतते भी हैं। इसी तरह से अभी भी जिस बुरे समय से हम गुजर रहे हैं, इस बुरे समय से हम निकलेंगे, हम लड़ेंगे और निकलेंगे। ऐसे ही खाली बैठने से और हताश होने से नहीं हम जीत सकते, लड़ने से ही जीत होती है। सबसे जरूरी चीज यही सारे हमारे जो बड़े बड़े से बड़े जो सोचने वाले हैं, बड़े से बड़े जो कर्मयोगी हैं, वो यही सिखा के जाते हैं हमें कि लड़ने से ही जीत होती है। चाहे वो कार्ल मार्क्स हो या चाहे वो महात्मा गांधी हो, हर एक की फिलॉसफी में आपको एक ही चीज मिलेगी कि लड़ना चाहिए और दुनिया को बदलने के लिए लड़ना पड़ेगा। तो इसी भाव के साथ हम ये प्रोग्राम शुरू करते हैं, एक ऐसे दिन की याद में जब एक बहुत बड़ी लड़ाई में एक बहुत बड़ी जीत हुई थी, जब यूरोप में हिटलर को हराया गया था, फासिज्म की ताकतों को हराया गया था। उन्होंने सरेंडर किया था, बर्लिन में ये सरेंडर हुआ था। कई कई देशों में ये 8 तारीख को मनाया जाता है, सोवियत यूनियन में ये 9 तारीख, क्योंकि तब तक टाइम का फर्क होने के कारण वहां मिडनाइट हो चुका था। तो 8 और 9 मई का ये बहुत ऐतिहासिक दिन है। अभी भी बहुत सारे यूरोप के देशों में, रशिया में भी, सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद भी ये दिन जो है बहुत जोरों से मनाया जाता है, विक्ट्री डे के हिसाब से मनाया जाता है। और लोग याद करते हैं कि किस तरह की कुर्बानियां जो है उनके पूर्वजों ने, उनकी जो आज की जो जिंदगी वो जी पा रहे हैं, उसके लिए क्या क्या कुर्बानियां उन्होंने दी। तो इसी ये चरणजीत सिंह हमारे प्रोफेसर जो हैं वो थोड़ी देर में आपके सामने आएंगे। पहले प्रभात पटनायक जी बोलेंगे, वो बताएंगे हमें इस पूरे ऐतिहासिक दौर में क्या क्या हुआ था। इसलिए मैं वो चीजें दोहराने नहीं जाऊंगी। सिर्फ मैं एक चीज कहना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे पैनल में एक हमने वुमेन का इशू भी रखा है, वाणी सुब्रमण्यन आपसे बात करेंगी। तो ये जरूरी है कि हम याद करें कि जो कुर्बानियां उस वक्त दी गई थी उसमें महिलाओं का भी बहुत बड़ा हाथ था। और सोवियत यूनियन की तो अगर हम कहानी उनकी लड़ाई की अगर हम बताएं, खासकर जो स्टालिनग्राड का जो वो था, जो सीज हुई थी, 3 साल से ज्यादा वो चली थी, 900 दिन की जो लड़ाई थी, उसमें मेजॉरिटी जो लड़ाई जो लड़ी गई थी बाद में, वो सब महिलाओं ने लड़ी थी। और अगर हम देखें तो कमाल की कहानी है महिलाओं की, जो मैं 1 मिनट लूंगी सिर्फ बताने के लिए आपको कि किस तरह से उनका जो रोल था वो रहा था। क्योंकि इसको भी याद करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अभी हाल ही में एक बहुत
इसमें बहुत इंटरेस्टिंग काम हुआ है। एक किताब आई स्वेटलाना एलेक्सीविच की, जिसे नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर का 2015 में, द अनवुमनली फेस ऑफ वॉर, जिसमें ओरल हिस्ट्री पे बेस करके उन्होंने पूरी कहानी उस समय की बताई है कि कैसे जो महिलाएं थी वो फाइटर पायलट बनी, वो डॉक्टर बनी, वो पार्टिजन बनी, वो टैंक ड्राइवर बनी, एंटी एयरक्राफ्ट गनर बनी, और क्या कुछ जो था इंजन ड्राइवर बनी, क्या कुछ काम उन्होंने जो था जो नहीं किया। उनमें कोई 1 बिलियन मतलब 10 लाख महिलाएं जो थी जो सोवियत आर्मी में लड़ी और जर्मन्स को हराने का काम उन्होंने किया। ये हमें कभी भी भूलना नहीं चाहिए कि महिलाओं का भी इस लड़ाई में उतना ही हाथ था, बल्कि ज्यादा ही हाथ था कई कई जगह पे जितना के मर्दों का था। ये एक चीज जो है हमें अपने कहानी में जोड़ी रखनी चाहिए जरूर, क्योंकि अक्सर लड़ाई की जब बात करते हैं तो इनएविटेबली हम यही सोचते हैं कि ये आदमियों का काम होगा, पर ऐसी बात नहीं थी। तो ये मैं एक चीज है जिसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती थी। अब मैं बाद में जब एंड में थोड़ी कुछ राउंड अप करने के वक्त मैं कुछ और बात फासिज्म के बारे में आपसे करना चाहूंगी। अभी मैं प्रोफेसर प्रभात पटनायक को आमंत्रित करना चाहती हूँ आपके सामने बोलने के लिए। प्रोफेसर पटनायक को इंट्रोड्यूस करने की कोई जरूरत तो नहीं है, फिर भी औपचारिक रूप से मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। प्रोफेसर पटनायक is a highly respected Indian political economist, known particularly for his advocacy of measures to directly improve the lives of the poor. Professor Patnaik is Professor Emeritus at the Jawaharlal Nehru University, where I have been honored to have him as my senior colleague for many, many years. And we always looked up to him as a role model. Between 2006 and 2011, Professor Patnaik was the head of the planning board in Kerala. And during his tenure, the state saw significant expansion in welfare measures. After the financial crisis of 2008, Professor Patnaik was appointed to an interactive panel by the President of the UN General Assembly to discuss the crisis and recommend reforms of the global financial system. He has written many works. His books as well as his articles are legion. Among them are Time, Inflation and Growth, Macroeconomics, and Re-envisioning Socialism. I would not take any more time to introduce him, but now request him to come and talk to us about the economic aspects, the economic structures and background which give rise to fascism. Prabhat. Thank you very much, Mridula. And I'll also like to thank Anhad for giving me this opportunity to be part of this very distinguished panel, precisely because fascist tendencies are spreading all over the world now. In some countries, including ours, fascists have actually been in office, in power for some time. In other countries where they're not in power, nonetheless, they are a very major force, like in Germany or France. Therefore, it is worth recollecting how and why fascism grows in certain historical junctures. Now, typically, because of the repressive aspects of fascism, the inhumane aspects of fascism being so striking, one tends to think of it only as an entity which acquires momentum and which gets support among other similar-minded people in society in certain places at certain times, and one tends to miss the class nature of fascism. As a matter of fact, fascism is not only a mass phenomenon which has substantial support among the masses and so on, which it garners in certain periods, but what is more, it is above all a class phenomenon. There's a mass nature of fascism and there's a class nature of fascism. The class nature of fascism is best understood
if we remember that the growth of fascism is invariably associated, generally is associated with periods in which unemployment is very high. This is something which is universally observed, recognized, and this was true in the 1930s because of the Great Depression, and this is true even now because post 2008, all over the capitalist world, there has been a significant increase in unemployment, and the same is true even in our own country. By the way, this significant increase in unemployment may not always be visible because sometimes it is hidden by a reduction in the participation rate. In other words, if there are no jobs, then people simply, I mean, that's called the discouraged worker effect. People simply drop out of the workforce. They don't even go looking for jobs, and therefore they're counted not even as being part of the workforce. But that's only a camouflage. Fundamentally, there is a significant increase in unemployment, and all situations of unemployment are situations in which there is a tendency towards the growth of fascism. Why? Because these are situations in which there is a serious loss of legitimacy as far as the system is concerned, as far as the capitalist system is concerned. And therefore, these are periods in which also the leading capitalist echelons, which in our period would be the monopoly capitalists, tends to get frightened that there would be a challenge from below. For instance, let us say in India, in a period in which people generally, I mean, there were high rates of growth and people generally thought that their turn would come. That as a matter of fact, even though today they are very poor and distressed, because of some kind of a trickle down, their turn will come. But the moment you find growth slackening, unemployment increasing, that tends to go, and the distress among the workers, the distress among the working people, then there is a danger that this distress might actually turn against the system. And this was true in Germany in particular, where the working class was solidly with the communists and the social democrats. Now the point is that that in such periods, therefore, monopoly capital encourages fascism. In fact, fascist groups, small fascist entities exist in all modern societies. I mean, whether it's Ku Klux Klan or whether it is anything. I mean, they exist as fringe phenomena in all modern societies. But they are shifted from being fringe phenomena to being center stage in political life with the inflow of immense resources from the monopoly capitalists, with the support and backing of the monopoly capitalist controlled media. And as a result, they begin to emerge as a powerful entity. But as they begin to emerge as a powerful entity and their electoral strength begins to grow, monopoly capitalism also invests in changing the nature of the fascist movement itself. You see, in fascism, we have to draw a distinction between fascism as a movement and fascism as a political entity in state power or about to capture state power. The moment it becomes a serious contender for state power, then you find that fascism itself undergoes a change. Or what is more, when it does capture state power, it actually undergoes a change. For instance, the whole idea why monopoly capital backs fascism is because fascism brings about a change in the discourse. Because instead of the system, it always blames the other. The Jews were responsible in Germany for the economic misery of the German people. Now, the Jews in Germany were just 700,000, sorry, were 500,000 in a population of 70 million. So they were 0.7% of the total population. But they were held responsible for all the ills of the German society. So it always shifts the discourse from questioning the system, questioning its logic, raising the possibility of transcending the system
to a hatred of the other. And that other can be the Jews, as it was in Germany. It can be Muslims. It can be anything, say, in the contemporary world. It can be the Chinese workers in the United States. It can be Mexicans and so on. Anyway, so the change in discourse, which also breaks the unity of the working class, makes the working class ineffective as a force to persist with the demand for any possible change in the system. And that's why monopoly capital always favors the fascists in periods when it feels that it is vulnerable. And these typically are periods of economic crisis and high unemployment. Now, as I mentioned, we have to distinguish between fascism as a movement and fascism in power or close to power. Fascism as a movement sometimes even has an anti-capitalist tendency or an anti-monopoly tendency, which it imbibes from the people around it, and this gets incorporated into its thinking, that in the process of attacking the Jews for the misfortunes of Germany, there was always a kind of spillover into talking about the bosses, the capitalists, and so on. But on the other hand, it is very important that that element of anti-capitalism, which is articulated within the fascist movement by a group which I would identify as the radical right, there is invariably the radical right, which is part of the fascist movement, invariably is purged when the fascists are close to power or have acquired power. And this is particularly important also because the transition to a fascist state from a liberal bourgeois state is something which also has to be essayed, effected by the fascists. And in that, they also have to look at the kind of likes and dislikes of the personnel of the liberal bourgeois state. And the liberal bourgeois state personnel don't like the radical right. As a result, in Germany, the fascists consolidated themselves. Hitler consolidated himself by carrying out a massive purge of his own followers, of a man called Röhm, who was the head of the SA. And Röhm and his followers were exterminated. They were just killed in one particular night, which is called the Night of Long Knives. And therefore, fascism, which rises in a period of crisis and arises with the support of monopoly capital, consolidates this support of monopoly capital, consolidates with this alliance with monopoly capital by purging itself of those who might actually be part of the radical right. That's why the well-known Polish economist Mikhail Kalecki had referred to fascism as an alliance between the big bourgeoisie on the one hand and the fascist upstarts on the other. In our country, I would call it a corporate Hindutva alliance. So, but it is not just that all corporate entities, all monopoly capital, of course, backs the fascists. That's something which goes without saying. But within that, there is a particular segment which is the real kind of force behind fascism. And that is a segment of what I would call new monopoly capital. A very well-known French anarcho-Marxist called Daniel Guérin wrote a book called Fascism and Big Business, in which he had argued this point, namely that, that you have within the monopoly echelons different groups. There are the old groups who are established, particularly in the context of Germany. They were established in industries like textiles. They were established in all the older industries, while a new set of groups was coming up, particularly in producer goods, who actually benefited greatly from the war effort and so on. And that is the group of new monopoly bourgeoisie. And the new monopoly bourgeoisie has particularly close links with fascism.
Now, this is something which you also find in the case of Japan. In Japan, you had the old Zaibatsu, the monopoly capitalists, Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Yasuda, and so on. But in Japan, you also had, coming into prominence in the late 20s and 30s, a new group of monopolists who were called the Shinko Zaibatsu. Now, the Shinko Zaibatsu had particularly close relations with the fascists because they were the ones who were particularly involved in producers' goods industries, in steel, in shipbuilding, in producers' goods industries, which are particularly required for the armament effort that is required for war expenditures. Now, therefore, fascism is promoted by, supported by, altered by, beaten into shape by monopoly capital, but particularly certain segments of monopoly capital which constitute the new elements of monopoly bourgeoisie. In our context of our country, let's say the Ambanis and the Adanis and so on. While you may have a Bajaj who expresses himself, who's part of the old liberal tradition, this was true even in Germany, but on the other hand, you find that the new monopoly bourgeoisie is the most ardent supporters of fascism, and they were the ones who were really behind the fascist efforts, IG Farben and so on, groups, as everybody knows. Now, the last point which I would like to make is the following, that in Germany, the fascists who came to power in 1933 actually promoted an enormous expansion of the economy because of the war preparation. They enlarged military expenditures, and with this enlargement of military expenditures, jobs got generated. Exactly the same thing happened in Japan. Japan was the first country to come out of the Great Depression. So there was a period in Japan and a period in Germany when these countries had come out of the depression. So the horrors of the depression were behind them, and the horrors of the war had not yet visited them. So roughly between 1933 and 1939, there was a period when the fascists, in fact, acquired a reasonable amount of popularity because they had taken these countries out of the depression, and the war had not yet begun. And this was because, let me just try and be a little technical, that if you want to enlarge demand in an economy, the depression is basically because there's not enough demand. If the state wants to demand in the raise demand in the economy, suppose the state wants to spend 100 rupees, then the state can spend this 100 rupees by garnering this 100 either in the form of taxes from, let's say, the working people, or in the form of taxes from, let's say, the capitalists or the monopolists. And at the same time, the state may not raise taxes, in which case it enlarges the fiscal deficit. Now, if the state taxes the working people, then the 100 rupees the state takes away from them is money that they would have spent anyway. So there's no net increase in demand. But on the other hand, if the state enlarges the fiscal deficit and if the state enlarges taxes on the capitalists, because the capitalists don't spend all the 100 rupees, they spend, let's say, 50 and keep the remaining 50 in their pockets, there is a net increase in demand. The loss of demand is 50, the gain in demand is 100 because the government is spending it. Likewise, if you have a fiscal deficit. Now, this is something which, therefore, in the 1930s, whether it is Germany or Japan, military expenditure was financed by the fiscal deficit, by an enlargement in the fiscal deficit, by government borrowing. But on the other hand, in today's world, what is happening is that the finance capital or the sections of monopoly capital dealing with finance, which really are the most sympathetic to fascism, is something which is globalized. Globalized finance capital, therefore, has a certain leeway, a certain leverage vis-a-vis the nation state. We are talking about fascist government, let's say in India, let's say in Hungary or in Poland or whatever. Now, if you have globalized finance and
the nation state, governments of the nation state, globalized finance, or finance never wants a fiscal deficit. But on the other hand, within a country, the fascists can tell the elements of finance capital. Hitler could convince the German finance capital, don't worry, we are in power, we're going to give you all kinds of benefits, and you better accept the fiscal deficit. There was no opposition to it. But in today's context, since finance is globalized and the state remains a nation state, the ability of the nation state to flout the dislikes of finance is very limited. And as a result, the possibility of the state enlarging the fiscal deficit to bring about larger demand, or taxing capitalists to bring about larger demand to overcome unemployment, is non-existent. And therefore, today's fascism differs in a very fundamental way from the 1930s fascism, because today's fascism is incapable of overcoming the unemployment that actually brings fascism to power to start with. And therefore, it would tend to depend much, much more upon divisive forces, upon kind of, bringing about a division among people, upon mobilizing people around slogans of hatred, but because its ability even to generate employment today is much more limited, it's non-existent. You can see, even during the horrible pandemic we have had, the amount of support which the Modi government has given to the people is trivial. Just 1% of the GDP in India is part of the package of support to the people, while even in the United States, under Donald Trump, who's no less a fascist, that support was about 10% of the GDP. Therefore, in today's context, particularly in third world countries, where the ability of fascist governments to defy the will of global finance is very limited, fascism does not even have this kind of a saving grace, which for a brief period, fascism in Germany and Japan had acquired. Thank you very much, I'll stop. Thank you, Prabhat. That was wonderful. And I particularly want to thank you for being able to explain very complex phenomenon in a manner that can be intelligible to non-specialists. That has always been your forte, and we saw it again today in action, and I'm really grateful to you for that. And I think the way in which you explained the differences between what was the relationship between capital, particularly monopoly capital, during in Europe during the period, historical period, and today in a very different phenomenon of the dominance of global capital and the more limited freedom which domestic fascist forces have today, even in terms of being able to have the limited growth that is necessary, that did happen during in the 30s between the depression and the beginning of the war. I think that is extremely useful for us to be able to grasp the more specific aspects of the situation in which we are placed. And therefore, the tendency, as you said, to employ more repressive, more divisive policies than would otherwise have been the case. So, and you linked it up with the policies towards ameliorating the effects of the pandemic, where only 1% of the GDP at best is being employed to mitigate the hardships, whereas even under Trump, as you told us, 10% of the GDP was being used. And we are seeing the consequences around us this very moment while we are engaged in this debate. Thank you very much for setting the context, so to speak, of the whole discussion and the debate. And I would now move forward and invite Professor Charanjit Singh to speak to us. Professor Charanjit Singh. Professor Charanjit Singh is a former professor at the Center for Russian Studies at the Jawaharlal Nehru University.
He did his PhD from the Moscow State University and lived in the Soviet Union. He has traveled very extensively in the Soviet Union, especially places linked to the war, the Second World War. Leningrad, Volgograd, the Baltic states, Odessa, Kiev, and many other places in the Ukraine and Moldova, Transcaucasia, the Central Asian countries. And he has been a regular visitor to Russia since then. He's one of our foremost experts on the subject, and I'm sure that he will be able to bring that whole period to life. I now invite him to speak more specifically on the significance of 9th May and the battle against fascism and the victory over fascism in Europe and in Russia. Charanjit. Thank you, Professor Mridula Mukherjee. Well, I wish to thank Anhad and the senior luminaries who are associated with today's program, that is Professor Prabhat Patnaik, Professor Ram Punyani, and Professor Mridula Mukherjee. And rubbing shoulders with them gives me some status of a luminary, especially as being explained, as being described by Professor Mridula Mukherjee. Well, I am not a historian and not an expert on this issue, but I will try my best, after the overarching theoretical explanation given by Professor Prabhat Patnaik in a very accessible manner. I will do my more limited job of the progress of the war, and I will be doing it in Hindi as I have been asked to do so. तो मैं कहूँगा कि 9 मई और फारसीवाद का सीधा सामना संबंध है, क्योंकि दुनिया की अब तक की सबसे ताकतवर फासीवादी फोर्स जो कि जर्मनी थी, उसको सोवियत यूनियन ने उसको घुटने टेकने पड़े थे सोवियत फोर्सेस के सामने और एलाइड फोर्सेस के सामने। और मैं इसी सोवियत संघ की जद्दोजहद की ही और जीत की ही बात करूंगा। और मैं इस टॉपिक पर एक्सपर्ट तो नहीं हूं, क्योंकि लेकिन सोवियत यूनियन के अलग अलग इलाकों की ज़िंदगी के हर पहलू, चाहे वह गाने हों, फिल्में हों, लिटरेचर हो या आर्ट्स, फेस्टिवल्स हों या मॉन्यूमेंट्स, बातचीत हो या म्यूजियम्स, इस वॉर की अहमियत जब मैं वहाँ पहली बार गया तो 30 साल गुजरने के बाद भी हर चीज़ में दिखाई देती थी। जब मैं 1973 में पहली बार मॉस्को गया तो एयरपोर्ट के रास्ते में हमें वो सिंबॉलिक बैरिकेड दिखाया गया जहाँ तक फाशीवाद की फोर्सेस आ गई थी। और ये I hope you can see the screen. This is that barricade around 29 kilometers north of Moscow where Nazi forces had reached. तो रूस की इस जंग को द ग्रेट पेट्रियोटिक वॉर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जंग तकरीबन 4 साल तक चली और पूरा समय सोवियत लोगों के सीने पर ही लड़ी गई थी। तो कैसे लड़ी गई ये जंग और कैसे जीती गई? 1930 के दशक में बिल्डअप के दौरान हिटलर ने इतनी बड़ी वॉर मशीनरी खड़ी कर ली थी कि वेस्टर्न ताकतों को नहीं लगता था कि स्टालिन उनके सामने कुछ कर पाएगा। और यह हिटलर की फ्रांस, दूसरे यूरोपीय देशों पर तेजी से जीत और डंकर के किस्से के बाद और भी सही लगता था। जंग शुरू तो 1 सितंबर 1939 को हुई, जब जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर उसे हथिया लिया था और ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। लेकिन सोवियत यूनियन पर हमला 22 जून 1941 को हुआ,
इस बीच हिटलर ने फ्रांस, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लक्समबर्ग, डेनमार्क आदि देशों को हथिया लिया था और ब्रिटेन के साथ जोरों से हवाई जंग चल रही थी। 1941 तक ये बात तो समझ में आ चुकी थी कि हिटलर सोवियत यूनियन पर हमला करेगा, लेकिन कब करेगा इस बारे में बहुत सी अफवाहें थीं, जो ज़्यादातर खुद जर्मनी की डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन का ही नतीजा थी। स्टालिन को लगता था कि हमला जल्दी नहीं होगा, जर्मनी पहले ग्रेट ब्रिटेन से निपटेगा, फिर सोवियत यूनियन पर निशाना साधेगा। ब्रिटेन से आने वाली खबरों को तूल इसलिए नहीं दिया जाता था कि उनमें ब्रिटेन का अपना इंटरेस्ट हो सकता था। कुल मिलाकर ये माना जाता है कि जंग के शुरू में स्टालिन ठीक से किसी चीज़ का अनुमान नहीं लगा पाया, और इसमें तथ्य भी है क्योंकि शुरू में हिटलर की फोर्सेस को बहुत जल्दी आगे बढ़ने का मौका मिला। लेकिन हालांकि स्टालिन के नाम पर कई सारे धब्बे हैं, रूस के लोगों की इस बारे में सहमति लगती है कि युद्ध शुरू होने के कुछ समय बाद उसने हर कदम पर सही फैसले लिए, जिनके कारण अंत में जीत सोवियत यूनियन की ही हुई। तो युद्ध कैसे चला, सोवियत लोगों को कितनी कीमत चुकानी पड़ी, और कैसे अंत में 9 मई को जान माल, भूख, परिवार, बच्चों यानी हर चीज की आहुति देने के बाद जीत संभव हुई, और क्या कारण थे जीत के। जहां तक मैं समझ पाया हूं, कारण थे सोवियत यूनियन की ज्योग्राफिक डेप्थ, और उसकी वजह से मुमकिन हुआ मास इवैक्यूएशन, न सिर्फ जंगी कारखानों का बल्कि लोगों का भी, जिस वजह से हर तरह का जंगी असला लगातार बनता रहा। दूसरे कारखानों का अपना मूल काम छोड़कर जंग की मदद में काम शुरू कर देना। हिटलर का अपनी वॉर मशीनरी की इनफॉलिबिलिटी यानी अचूकता में विश्वास, और जर्मनी का ब्लिट्जक्रीग यानी बिजली की तेजी से जंग जीतने में अंधा यकीन, जर्मन फौजों को रास्ते में मिलने वाला रेजिस्टेंस जिसने धीरे धीरे उसकी क्षमता और मनोबल को कमजोर कर दिया, एलाइज से जंगी और दूसरे सामान की सहायता मिलना। इनसे ऊपर भी जो बात है वह यह है कि सोवियत नागरिक अपनी जमीन, अपने घर बार, अपनी जान, अपने परिवार की रक्षा कर रहे थे, जिसमें वह जान देने से बिल्कुल भी नहीं कतराए, और जहाँ भी नाजीज का ऑक्यूपेशन हो गया था वहाँ अपने इलाके को बेहतर जानते हुए उन्होंने गुरिल्ला वॉरफेयर से भी हिटलर की फौजों को नुकसान पहुंचाया। तो इन पहलुओं पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहले इवैक्यूएशन या शिफ्टिंग कह लीजिए। जब 22 जून को हमला हुआ तो इवैक्यूएशन का कोई प्लान नहीं था, वो 2 दिन में ही बनकर तैयार हो गया। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जंग के पहले 8 घंटे में ही सोवियत सेनाओं ने 1200 हवाई जहाज खो दिए थे, जिसमें से 900 तो जमीन पर खड़े खड़े ही ध्वस्त हो गए। 5 जुलाई तक न सिर्फ कारखानों बल्कि नागरिकों की इवैक्यूएशन के ऑर्डर और प्लान भी आ गए थे। जाहिर सी बात है कि ये शिफ्टिंग पश्चिम के रूस के इलाकों से और सोवियत यूनियन के इलाकों से, यानी जैसे यूक्रेन, बेलारूस और पश्चिमी रूस है, जहां नाजी ऑक्यूपेशन का खतरा बन गया था, वहां ज्यादा इंडस्ट्री और 40% तक लोग रहते थे, पूर्व की ओर हुई। इंडस्ट्री को वहीं छोड़ने से क्या होता? दुश्मन को फायदा होता, और उसके बिना जंग लड़ना भी मुश्किल था। तो यही कहना काफी होगा कि 2,500-3,000 प्लांट्स, मेजर प्लांट्स शिफ्ट किए गए, जिसमें से 1500 से ज्यादा बहुत बड़े प्लांट्स थे। यूक्रेन से 550, मॉस्को से 400 के आसपास, बेलारूस और लेनिनग्राद से भी इंडस्ट्री शिफ्ट की गई। और कहाँ ले जाए गए वो सब? सबसे ज़्यादा उराल माउंटेन्स के शहरों में, उसके बाद साइबेरिया में, सेंट्रल एशिया और कजाकिस्तान और वोल्गा नदी पर स्थित
शहरों में, यानी हजारों किलोमीटर पूर्व की ओर। उदाहरण के तौर पर यूक्रेन के ज़ापोरोज़िए में स्थित स्टील प्लांट को शिफ्ट करने के लिए गाड़ियों के 8000 डिब्बे लगे। इससे आपको इस ऑपरेशन के पैमाने का अंदाजा लग सकता है। कारखानों को केवल शिफ्ट ही नहीं किया गया, उन्हें ले जाकर तुरंत गाड़ियों से उतार कर वापस असेंबल भी किया गया, ताकि जंग की जरूरतों के सामान का उत्पादन जारी रह सके। इसके लिए सबसे पहले वह लोग पूर्व की ओर भेजे गए थे। जो प्लांट्स में काम करते थे, दूसरे नंबर पर थे उनके प्लांट्स के साथ लगे हुए प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां, तीसरे नंबर पर थे फौजियों के परिवार, चौथे पर अनाथ घरों और हॉस्टलों के बच्चे, और पांचवें पर थे इंडिविजुअल्स, जो शायद सबसे ज्यादा थे। कुल 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को शिफ्ट किया गया जून 1941 से 1942 की गर्मियों तक, ज्यादातर रूस के पूर्वी हिस्सों में और 1/4 कजाकिस्तान, सेंट्रल एशिया वगैरह। मवेशियों और अन्न के भंडारों को भी ले जाया गया, और मैं देखता हूं कि ये देखिए, ये एक कुइबशेव में शिफ्ट किया गया हवाई जहाज इल्यूशन 2 बनाने का कारखाना, जो कि वॉर प्लेन था, अक्टूबर 1941 में। अब ये देखिए, मॉस्को के सेंटर में मवेशी, जो कि दिल्ली में तो गायें सड़कों पर दिखाई दे सकती हैं, लेकिन वहाँ शायद उनको रेलवे स्टेशन की तरफ ले जाया जा रहा था। ये बोल्शोई थिएटर, जो कि एकदम रेड स्क्वायर के पास रिवॉल्यूशन स्क्वायर पर स्थित है, उसके सामने का मंजर है जो आप देख रहे हैं कि कैसे मवेशियों को ले जाने की प्रक्रिया की जा रही है। तो उसके अलावा कल्चरल हेरिटेज को भी नहीं भूला गया। बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा, थिएटर आदि भी शिफ्ट किए गए, और म्यूजियम्स के सामान लगभग 15-20 लाख एग्जिबिट शिफ्ट किए गए। तो जो शिफ्ट की गई इंडस्ट्री थी, वो काफी हद तक खुले आसमान के नीचे ही दोबारा से असेंबल की गई, और लोग उनको चलाने वाले साथ वाली झुग्गियों में ही रहने लगे। काफी काम फौज में न जा सकने वाले लोगों, कम उम्र वाले लोगों ने किया, क्योंकि जो लड़ सकते थे वो तो खुद ही फ्रंट पर जाने को बेताब थे। ये देखिए, बच्चा मशीनरी को ऑपरेट कर रहा है, और ये भी 1942 की फोटो है। तो कुल मिलाकर 1942 के शुरू तक इन प्लांट्स ने जंगी सामान का उत्पादन शुरू कर दिया, और हवाई जहाज़ों से लेकर फौज की हर ज़रूरत का सामान बनाते हुए जीत में एक डिसाइसिव रोल अदा किया। अगला पहलू है कि जंग कैसे चली, और जंगी मशीनरी की विशालता, खौफ और अचूकता के बावजूद सोवियत फौजों और नागरिकों ने किस तरह की कुर्बानियां दी और कैसे उसे पछाड़ा। शुरू के हमलों में हिटलर को जबरदस्त सफलता मिली। हिटलर ने 3 दिशाओं से, नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ से अटैक किया था, और हर दिशा में उन्हें सफलता मिली। मिन्स्क जो सेंटर में था, जून में ही हथिया लिया था जर्मनी की फौजों ने, और वहीं से आगे मॉस्को का रास्ता भी था। नॉर्थ ग्रुप की फौजें लेनिनग्राद की और बढ़ी शहर के आसपास। नॉर्थ में फिनलैंड की खाड़ी है, फिनलैंड के साथ मिलकर उस पर लेनिनग्राद के आसपास घेरा डाल दिया और सारे रास्ते काट दिए। घेरा सितंबर 1941 से लेकर
27 जनवरी 1944 तक चला, यानी 872 दिन, जिसको राउंड करके 900 दिन भी कहा जाता है। डिटेल में न जाते हुए यही कहना काफी होगा कि इस दौरान 10 लाख लोगों की जानें गईं, जिसमें से कुछ लोग तो बॉम्बिंग और आर्टिलरी फायर से मरे थे, लेकिन 90% से ज्यादा लोग मरे भूख की वजह से लेनिनग्राद शहर में। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पूर्वोत्तर में लेनिनग्राद के एक लादोगा नाम की झील है, जिसके रास्ते से एक संबंध बना तो हुआ था पानी के रास्ते से, और वहां से इवैक्यूएशन भी किया गया, लेकिन वहां से मिला गया जो सामान मिलता था वो शहर की जरूरतों के लिए काफी नहीं था। हिटलर के प्लान के मुताबिक मॉस्को को 10-12 हफ्तों में ही जीत लेना था, लेकिन रास्ते में मिली रेजिस्टेंस की वजह से तब्दीली आई प्लान में, और 15 जुलाई को स्मोलेंस्क जीतने के बाद हिटलर ने प्रोग्राम थोड़ा बदलकर सेंटर ग्रुप को मॉस्को जाने की बजाय यूक्रेन और लेनिनग्राद पर हमला करने को कहा। यूक्रेन में नाजी फौजों के ऑपरेशन कामयाब रहे, लेकिन सितंबर के अंत तक ही सेंटर ग्रुप की फौजें मॉस्को की ओर बढ़ी। तकरीबन 20 लाख सैनिक थे नाजीज की तरफ से, लेकिन हवाई ताकत में कमी आ चुकी थी। दूसरी ओर सोवियत हवाई सेना को नुकसान के बावजूद प्लेन्स मिलते रहे, और एलाइज की तरफ से भी टैंक, जहाज आदि अंत में मिलने शुरू हो गए थे। इसलिए हवाई हमलों में उनकी स्थिति कुछ बेहतर थी। पहले 2-3 हफ्तों में सोवियत सेनाओं ने 10 लाख के करीब फौजी खो दिए थे, जिसमें से 7 लाख को बंदी बना लिया गया था। 15 अक्टूबर 1941 को स्टालिन ने स्टेट डिफेंस कमेटी, जो रक्षा समिति बनाई गई थी जून में ही, उसको 1000 किलोमीटर पूर्व कुइबशेव में भेज दिया, और दूसरे सरकारी महकमों को भी वहां शिफ्ट कर दिया। इससे लोगों में काफी भगदड़ मचने वाली थी, लेकिन क्योंकि स्टालिन खुद वहां से शिफ्ट नहीं हुआ और मॉस्को में क्रेमलिन में ही रहा, तो उससे लोगों का और फौजों का मनोबल काफी बढ़ा। 4 दिसंबर तक सोवियत फौजों ने रक्षा की और 5 दिसंबर को अटैक करने की स्थिति में पहुंच गए। यहाँ एक बड़ी वजह यह थी कि जर्मनी की फौजें चूंकि जल्दी ही जीत हासिल करने का प्रोग्राम बनाकर आई थी, तो उनके पास सर्दियों का इंतजाम ठीक से नहीं था, और वहाँ वही हुआ जो नेपोलियन के साथ 1812 में हुआ था। यानी एक वजह हिटलर की हार की रशिया की सर्दी भी थी। उनका ब्लिट्जक्रीग में जो विश्वास था, पूरा विश्वास था, उनको ले डूबा, और जो जानी नुकसान हिटलर की सेना को हो रहा था उसको ठीक तरह से वो पूरा करने की स्थिति में वेयरमाख्ट यानी कि जर्मन सेना नहीं थी। और 30 मार्च 1942 तक सोवियत फौजों ने तीनों दिशाओं में, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण, जिधर से के जर्मन फोर्सेस मॉस्को की ओर बढ़ रही थी, उनको वापस खदेड़ना शुरू किया। और मॉस्को की कामयाबियों के बाद ही पश्चिमी एलाइज को सोवियत जीत में यकीन होने लगा और पश्चिमी सहायता भी शुरू हुई। इस सिलसिले में मॉस्को की जीत काफी निर्णायक थी। ऐसे ही सोवियत देश के पश्चिम में यानी यूक्रेन, बेलारूस और रूस में चप्पे चप्पे पर अनेक युद्ध लड़े गए, जिसमें जर्मन फौजों को काफी सफलता भी बहुत जगह पर मिली। कुल
12 शहरों को हीरो सिटी यानी वीर शहर के खिताब से सम्मानित किया गया है सोवियत यूनियन में। सब चीज़ों के बारे में बात तो नहीं की जा सकती, लेकिन इसमें स्टालिनग्राद या जिसको वोल्गाग्राद भी कहते हैं और सरित्सिन भी उसी का नाम है पुराना, उसके युद्ध को भी निर्णायक माना गया है। स्टालिनग्राड दक्षिण में वोल्गा नदी पर स्थित है और उसकी अहमियत यह थी कि हिटलर वहां से आगे दक्षिण में कच्चे तेल के उत्पाद पर कब्जा करना चाहता था। यह युद्ध जुलाई 1942 से फरवरी 2 फरवरी 1943 तक लड़ा गया और दोनों ओर लाखों सैनिकों और शहर में अनगिनत नागरिकों की जानें गई। शहर का काफी हिस्सा ध्वस्त भी हुआ और यही शहर है जिसमें ये इस फोटो पर लेनिनग्राद में लेक के रास्ते से लोगों को इवैक्यूएट करने का दृश्य दिखाया गया है। ये मॉस्को के आसपास खंदकें खोदने में जिसमें कि औरतों और बच्चों का बहुत बड़ा हिस्सा था वो दिखाया गया है। और ये है वो स्मारक जो स्टालिनग्राद में ही बनाया गया है सोवियत विक्ट्री का। ये 85 मीटर ऊंचा है, जो अब शायद मोदी जी की वजह से मूर्तियों में कुछ छोटा हो गया है। मदरलैंड इज कॉलिंग वोल्गाग्राद में ये बहुत ही आइकॉनिक स्मारक है और जीत का बहुत बड़ा प्रतीक है। अब इस युद्ध में, स्टालिनग्राद के युद्ध में, जर्मनी के सहयोगी देशों जैसे कि इटली, रोमानिया, हंगरी आदि के 2 लाख सैनिकों की भी जानें गईं और इस हार के बाद तुर्की ने दक्षिण से सोवियत यूनियन पर हमला करने का विचार छोड़ दिया। जापान ने पूर्व से साइबेरिया पर हमला करने का विचार छोड़ दिया और जर्मनी के सहयोगी देश इटली, रोमानिया, हंगरी आदि युद्ध से निकलने के रास्ते तलाशने लगे। जनवरी 1944 में लेनिनग्राद का घेरा तोड़ने के बाद तो नाजी सेनाओं को खदेड़ते हुए आखिर मई 1945 के शुरू तक सभी फ्रंट्स पर हिटलर की सेना ने औपचारिक रूप से हथियार डाल दिए थे और जो दूसरी बार औपचारिक संधि 8 मई की रात 10:43 को साइन की गई सभी एलाइज के साथ। तो क्योंकि उस वक्त रूस में, सोवियत यूनियन में तो 12 के पार का समय हो गया था, 2 घंटे का फर्क होने की वजह से, तो 9 मई को, जैसा कि प्रोफेसर मृदुला ने पहले ही कहा, ये दिन जश्न जोर शोर से मनाया जाता है। यही हिटलर की हार का दिन माना जाता है। हिटलर ने तो 30 अप्रैल की रात को ही खुद को गोली मार ली थी, तो एक तरह से युद्ध का समापन तो पहले से ही तय था। Now, in the Soviet Union and in Russia, this war is so much of a part of their psyche कि मैंने खुद 20 फिल्में सेकेंड वर्ल्ड वॉर पर देखी हैं और बनी तो हैं 200 से भी ज्यादा फिल्में इस टॉपिक पर। ज्यादा युद्धों में सोवियत जानों का नुकसान दुश्मन से ज्यादा हुआ। इसकी एक वजह ये भी लोग बताते थे कि सोवियत टैक्टिक्स में जान की हिफाजत सबसे कम की जाती थी। तो 2 करोड़ जानों की आहुति देकर अब तक की सबसे बड़ी फाशीवादी ताकत को सोवियत यूनियन ने पस्त किया। लेकिन जैसा कि प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी ने कहा और आगे प्रोफेसर पुनियानी हमें बताएंगे, हमें फाशीवाद के
साथ हर दौर में युद्ध लड़ना होता है और उसके लिए तैयार रहना होता है। बस यही थी मेरी कहानी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। चरणजीत सिंह जी, आपका बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सरल शब्दों में इतना व्यापक एक विषय जो है हमारे लोग जो देखने आए हुए हैं और सुनने आए हुए हैं, आज उनके सामने आपने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबके सामने इस समय की जो तस्वीर है वो एकदम जैसे उनके आंखों के सामने आपने उस समय का पूरा जो चित्रण है वो इस तरह से बताया कि लगा लोगों को कि वहीं पे वो हैं और सब देख रहे हैं। और उस समय के जो लोग थे, उनकी जो कुर्बानियां थी, उनको भी आपने बहुत ही सुंदर तरीके से सबके सामने रखा। और पूरा जो ऐतिहासिक संदर्भ है उसको आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में सबको समझाया। We are very, very grateful and very, very thankful to you for this contribution. I think it's extremely important that people are aware of this history, and not just aware in a general sense, but in some detail about what exactly went into those victories. It was not just a war between nations, between countries. It was a war in which ordinary people sacrificed, and ordinary people would not have sacrificed if they had not believed in the ideals of the war. They were not just there as mercenaries or as people who were ordered to do so by. You cannot have these kind of sacrifices unless it is motivated by some genuine feeling. And I think that's what's extremely important about the whole account which you have brought before us. Now gives me great pleasure to invite Shri Ram Punyani ji to share his views with us. He will be speaking on fascism in India today. Professor Punyani is again somebody who is very well known to this audience. Most of you, I'm sure, have already heard him many times. Professor Punyani is a former professor of biomedical engineering and a former senior medical officer associated with the Indian Institute of Technology, Bombay. He began his medical career in 1973 and served in various capacities for 27 years, beginning with 1977. And he's associated with various secular initiatives. In fact, I would say he's one of the people who is perhaps best known for taking secular ideas and the battle against communal ideology and ideas to the people in a language and an idiom that people have found very, very attractive. He has also been associated with various investigation reports, inquiries for violation of human rights of the minorities in various parts of the country. And he regularly conducts seminars and workshops on topics related to the threat of community politics, human rights, values of secularism, etc. And he's also very well known for his articles and essays, which regularly appear in the Indian magazines and newspapers. We look forward to hearing Professor Punyani on this very, very important subject. He will now bring the whole subject of fascism to the Indian context and make the linkages between what Professor Patnaik has explained, what Professor Charanjit Singh has told us about the historical context, and he will now locate it within our specific context of India. Professor Punyani. Yeah. प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी और दोस्तों, पहले तो मैं अनहद को बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा। वैसे तो मैं भी अनहद का भाग हूँ, इस बात के लिए कि एक महत्वपूर्ण दिन पर उन्होंने एक दिन जो आशा से भरा है, उस दिन पर इस विषय पर एक जो सेमिनार रखी है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज के माहौल में इस फाशीवाद को भारतीय संदर्भ में समझने की
और उससे मुकाबला करने की बहुत बड़ी जरूरत है, जो हमें सबको मिलकर इस बात को गहराई से समझना होगा। अब भारत में जो फाशीवाद की शुरुआत होती है उसका तरीका काफी अलग है। उसके मूलभूत सिद्धांत वही हैं, और मतलब जब जैसे जर्मनी के बारे में प्रोफेसर पटनायक ने बहुत अधिकारपूर्ण तरीके से हमें बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट, मजदूरों और जो बाकी उथल पुथल के कारण फाइनेंस कैपिटल, बिग कॉरपोरेट वर्ल्ड को जो थ्रेट हुआ, उसके कारण इस प्रकार की राजनीति आई, जिसने खास तौर से यहूदियों को, ज्यूज को चुना और उनके ऊपर पूरी जिम्मेदारी डाल दी कि आज जर्मनी की जो समस्याएं हैं वो यहूदियों के लिए। अब भारत का संदर्भ थोड़ा अलग है। भारत के खास तौर से शुरुआत का संदर्भ अलग है, क्योंकि एक तो लंबा इतिहास है। इस आज जो फाशीवाद एक बहुत मजबूत तौर से हमारे सामने खड़ा है, उसको 100 साल होने वाले हैं, और उसका मुकाबला कोई बाहर की ताकत कर पाएगी ऐसा मुझे नहीं लगता। तो इसलिए समस्या और भी गंभीर है। समस्या गंभीर इसलिए है कि इसका मुकाबला हमें ही करना पड़ेगा, यहीं से करना पड़ेगा। खैर, पर मुख्य बात जो एक है, जो फाशीवाद का एक तरीका होता है सोचने का, वो भारत में इस तौर पे आया कि भारत की एक खासियत ये है कि जहाँ एक तरफ या वर्ग व्यवस्था के साथ साथ जाति और वर्ण व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण जगह है, और उसको समझे बगैर मेरे ख्याल से हम भारत के फाशीवाद को ठीक से नहीं समझ पाएंगे। अब जो इतिहास के मैं पन्नों पे जाऊं तो शुरुआत में देखते हैं कि यहाँ अंग्रेजों के आने के बाद जो सामाजिक परिवर्तन हुए, उसमें खैर अंग्रेज तो यहाँ लूट खसोट किया उन्होंने, पर साथ साथ जो दूसरे परिवर्तन आए, वो दूसरे परिवर्तनों के कारण समाज की जो एक रूढ़िवादी व्यवस्था थी, जिसमें एक तरफ जाति वर्ण और दूसरी तरफ पुरुष स्त्री के बीच में जो ऊंच नीच है, वो एक बहुत गहरे रूप से स्थापित है। मुझे खुशी है कि इसके बाद हम फाशीवाद और स्त्रियों के बारे में भी देखेंगे, क्योंकि मेरी समझ है कि फाशीवाद की जो सोच है वो वर्ग, वर्ण और लिंग, कास्ट, जेंडर एंड क्लास, ये तीनों की गैर बराबरी को जिंदा रखने के लिए लाई जाती है, और भारत उसका एक बड़ा उदाहरण है। भारत में अंग्रेज आए, खैर उनका जो भी एजेंडा था लूट खसोट करने का, शासन करने का, पर उसके साथ जो परिवर्तन आए, उस परिवर्तनों में एक तरफ आधुनिक शिक्षा, दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये चीजों से समाज में बदलाव आए। और इस बदलाव में जैसे मैं समझता हूँ, एक तरफ 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। ये 3 नए वर्ग जो अस्तित्व में आए, वो उस 3 वर्गों में पहला व्यापारी पूंजीपति, दूसरा मजदूर वर्ग और तीसरा आधुनिक शिक्षित वर्ग। इनको मैं उभरते हुए वर्ग कहता हूँ। और ये उभरते वर्गों के साथ साथ 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया आई, और ये प्रक्रियाओं के कारण जो पुराने सोच वाले लोग थे उनको काफी एक तकलीफ हुई, उनमें काफी बेचैनी हुई, जिसने यहाँ फाशीवाद की नींव डाली। तो वो 2 प्रक्रियाएं कौन सी हैं? 2 या 3 प्रक्रियाएं। एक पहला तो दलितों के बीच में शिक्षा का प्रवेश, जो दलितों के बीच में आधुनिक शिक्षा सदियों से वंचित थी, उसमें शिक्षा का लाया जाना। दूसरा, जो इसमें ज्योतिराव फुले को याद करना बहुत जरूरी है, दूसरा स्त्रियों के बीच में लड़कियों के लिए स्कूल खोला जाना, सावित्रीबाई फुले और उनके स्कूल में पढ़ाने वाली शिक्षिका फातिमा शेख, जिसके बारे में अगले वक्ता का ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से बताएंगे। तो ये 2 परिवर्तनों से जो समाज का ढांचा था उसमें परिवर्तन आना शुरू हो गए। तो एक तरफ ये मूल्य आना चालू हो गए, जिसमें जाकर बाद में इंडिया एज ए नेशन इन द मेकिंग, भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, और जिसके आधार पे भारतीय संविधान के मूल्य स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, ये 4 मूल्यों को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन चला। अब जब समाज में ये परिवर्तन चल रहे हैं, तो यहाँ के जो पुराने वर्ग हैं, पुराने वर्ग यानी राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, हिंदू, मुसलमान, खैर इसको मुख्य रूप से हिंदू मुसलमान के रूप में प्रस्तुत किया गया, पर राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इनकी मनोवृत्ति, इनका सामाजिक स्थान एक ही जैसा था, और इसलिए इन लोगों को ये उभरते वर्गों से, उभरते वर्गों के मूल्यों से और समाज के परिवर्तन से बहुत बेचैनी हुई। तो इसलिए इन्होंने भी कुछ जो संगठन बनाए जिसमें फाशीवाद की जड़ें छुपी हुई हैं।
और उसमें जो संगठन बने उसमें शुरू में हिंदू मुसलमान दोनों राजा नवाब जमींदार जागीरदार शामिल थे। बाद में अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण उसमें एक तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता, दूसरी तरफ हिंदू सांप्रदायिकता, इसका उदय हुआ। अब मुस्लिम सांप्रदायिकता पर मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, मैं खास तौर से हिंदू सांप्रदायिकता के बारे में बात करूंगा जो आज फाशीवाद का एक आधार है। अब हिंदू, ये भी बात यहाँ स्पष्ट कर दूं कि शुरू में ये जो संगठन बने जैसे हिंदू महासभा, तो इसमें केवल राजा थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में चलकर कुछ शिक्षित वर्ग, पढ़े लिखे वर्ग और दूसरे सवर्ण लोग इसमें आए। इसी हिंदू महासभा के बाद जो यहाँ के सवर्ण संभ्रांत लोगों द्वारा बनाया गया संगठन था जिसमें ब्राह्मणों का वर्चस्व था, वो 1925 में बना आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। और इन संगठनों की जो मुख्य बात थी, एक तरफ इनको समझने के लिए एक मैं आसान तरीके से बताता हूँ कि उभरते वर्ग और ये डूबते वर्ग के मूल्यों का अगर हमको आसानी से समझना हो तो उभरते वर्गों के प्रतिनिधि के रूप में हमें देखना चाहिए भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर को। बाबा साहब अम्बेडकर लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए, समानता के लिए, समता के लिए, दलित स्त्रियों के अधिकारों के लिए चौदार तालाब का आंदोलन, कालाराम मंदिर का आंदोलन करते हैं और साथ ही साथ एक किताब को जलाते हैं। किताब का नाम है मनुस्मृति। मनुस्मृति जलाते समय उन्होंने सोचा होगा इस किताब में शूद्र और स्त्रियों की गुलामी के कानून दिए हैं, ये कानून मुझे मंजूर नहीं है, इसलिए मैं इस किताब को जला रहा हूँ। वही बाबा साहब अम्बेडकर बाद में जाकर भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। और भारतीय संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी, भारतीय संविधान हमें क्या देता है? स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय। तो ये एक तरफ ये खड़ा है और दूसरी तरफ जो यहाँ फाशीवाद के बीज जो थे उसको मैं एक व्यक्ति के एक स्टेटमेंट के रूप में आपके सामने रखूंगा। आज तो वो बहुत अलग अलग तरीकों से समाज में आ रहा है, पर एक सन 2000 में आरएसएस के एक सरसंघ चालक थे, उनका नाम था के सुदर्शन। के सुदर्शन ने 2000 में सरसंघ चालक बनने के बाद एक बयान दिया कि भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना। तो यहाँ मैं एक कंट्रास्ट दिखा देता हूँ कि एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर हैं जो पुराने मूल्यों को समाप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। पुराने मूल्य ने जन्मजात ऊंच नीच, किसके बीच में? सवर्ण, दलित, पुरुष, स्त्री, जमींदार, मजदूर, ये पुराने मूल्यों को समाप्त करके स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य लाए जाएं। और जो डूबते वर्ग, जिनको मैं कहता हूं जो डूबे नहीं और आज तो खैर बहुत मजबूत हो रहे हैं, उन्होंने मुख्य रूप से कहा कि स्वतंत्रता, ये जो भारतीय संविधान के मूल्य, ये हमें स्वीकार्य नहीं है, हमें वापस पुराने मूल्यों पर जाने की जरूरत है। अब इसमें मूल रूप से जो हम इनसिक्योरिटी, असुरक्षितता देखते हैं, वो किन वर्गों की है? वो उन वर्गों की है जो अंग्रेजों के आने के दौरान भी बने रहे। अब जहां भी लोकतांत्रिक क्रांतियां आई, जहां भी इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशंस आई, औद्योगिक ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, लोकतंत्र हुआ, उधर उभरते वर्ग ऊपर आए और डूबते वर्गों को इतिहास के समुद्र में डुबा दिया गया। भारत में एक अलग बात हुई, उभरते वर्ग आए और डूबते वर्ग खत्म नहीं हुए। ये डूबते वर्गों की विचारधारा ही भारत में इसने फाशीवादी विचारों की नींव रखी। तो अब खैर मुख्य रूप से आते हुए मैं 1925 पर आऊंगा। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई और आरएसएस आज वो संगठन है जो केवल चुनाव का जिसका आधार नहीं है, वो समाज के सभी क्षेत्रों के मूल्यों को, संस्कृति के सभी क्षेत्रों के मूल्यों को, जो भी हमारे जीवन से संबंधित है, उसका नियंत्रण करता है। ये, इसको मैं अंग्रेजी में कहता हूँ सुप्रा पॉलिटिकल, यानी ये राजनीति से भी ऊपर है और बाकी सब संगठनों का ये नियंत्रण करता है। और इसके बनने में जरा पहला ख्याल कीजिए कि ये संगठन बना नागपुर में,
अब ऊपर से तो दिखाते हैं मुस्लिम विरोध के कारण ये संगठन बना, ये उनके इसमें ज्यादा दिखाया जाता है। जैसे जर्मनी में यहूदी विरोध को सामने रखा जाता था, और वास्तविक सवाल तो ये था कि वहाँ जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, मजदूरों के आंदोलन चल रहे थे, वो मुख्य मुद्दा था। पर रखा कैसे गया कि यहूदियों के कारण समस्या है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ जमींदारों की और जमींदार से जुड़े धर्म गुरुओं की सत्ता, क्लर्जी एंड द लैंडलॉर्ड, इनकी सत्ता कमजोर हो रही है। और उनकी सत्ता जब कमजोर हो रही है तो वो इस रूप में नहीं रखते, वो ये रखते हैं कि यहाँ मुसलमान शासक थे, मुसलमान शासकों ने ये काम किया, वो काम किया, मंदिर तोड़े, जबरदस्ती धर्मांतरण किया, और बहुत सारी एक लंबी लिस्ट के आधार पे वो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करने की शुरुआत करते हैं। या एक ही बात और ऐड कर दूं कि इस प्रकार की सोच की शुरुआत अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति के कारण आई। इस प्रकार की शुरुआत अंग्रेजों ने यहाँ जो इतिहास का तरीका लगाया, शुरुआत किया जेम्स मिल के हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बुक के आधार पे, उस आधार पे शुरू हुआ। पर उसमें दोनों तरफ से हुआ। उस समय तो मुस्लिम सांप्रदायिकता भी एक प्रकार की बातें कर रही थी, हिंदू सांप्रदायिकता ने खास तौर से मुसलमान राजाओं के बहाने आज के मुसलमानों पर निशाना साधा। नंबर एक। अब ये बात हो गई। दूसरी बात देखिए जहाँ एक तरफ उभरते वर्गों में भगत सिंह हैं, अंबेडकर हैं और ये सब लोग हैं, ये भविष्य की बात करते हैं कि हमें एक सुनहरा भविष्य बनाना है, वी नीड टू बिल्ड ए गोल्डन फ्यूचर। उसके जवाब में पुराने वर्ग के लोग प्राचीन ग्रंथों की बात करते हैं, प्राचीन मूल्यों की बात करते हैं। आजकल तो वो प्राचीन तथाकथित विज्ञान की भी बात करते हैं, और अभी कोरोना के जमाने में गाय को सामने रखकर वो भी बात करते हैं। खैर वो एक बहुत अलग चैप्टर है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। पर उनकी मुख्य बात थी पुरातन मूल्यों को नई भाषा में प्रस्थापित करना। तो इसलिए शुरुआत में इन्होंने अपनी जो राजनीति की उसमें उन्होंने दलितों के बारे में ज्यादा नहीं कहा, स्त्रियों के बारे में ज्यादा नहीं कहा। स्त्रियों के बारे में मैं भी ज्यादा नहीं कहूंगा। पर एक बात यहाँ बता दूं कि उनका जो रवैया था दलितों को पीछे रखने का, आज उसके बहुत अलग अलग प्रकार हो गए हैं। कोऑप्शन यानी उनको अपने में समाहित करना, सोशल इंजीनियरिंग, और उनमें से लीडर्स को अपने साथ सत्ता के आधार पर, सत्ता के लालच में जोड़ना, ये एक तरफ से हो गया। और दूसरा, जहां तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सवाल है, इसमें स्त्रियां नहीं होती, स्त्रियों के लिए अलग संगठन है, वो है राष्ट्र सेविका समिति। और राष्ट्र सेविका समिति में स्वयं ये शब्द नहीं है। तो पूरी तौर से पितृसत्तात्मक विचारों के आधार पर इनका यहाँ के फाशीवाद ने अपनी स्थापना की, और उसी के साथ साथ इनका जो मुख्य सपोर्टर्स, इनके जो मुख्य आधार, उनको फंड्स देने वाले थे और बाकी उनका समर्थन करने वाले थे, वो यहाँ के राजा थे, यहाँ के जमींदार थे। मोटे तौर पर उन्होंने इस बात को किया। और उन्होंने फिर एक यहाँ का हिस्ट्री का मॉड्यूल बनाया। अब मृदुला जी तो हिस्टोरियन है, मैं उनके सामने ज्यादा नहीं बात करूंगा, पर उन्होंने हिस्ट्री का मॉड्यूल बनाया कि प्राचीन का हम तो अनादिकाल से एक हिंदू राष्ट्र हैं, और हिंदू अनादिकाल में सभी जातियां बराबर थी, स्त्रियों का बहुत आदर होता था। ये मॉड्यूल के आधार पे उन्होंने लोगों को ट्रेन करना शुरू किया, जिसमें से एक तरफ स्वयंसेवक और आगे चलकर प्रचारक। अब ये बात आरएसएस की तारीफ करना चाहिए कि उन्होंने लगातार हर हफ्ते, हर महीने, हर साल लोगों को ट्रेन करते रहे। ट्रेन करना तो क्या, यानी लोगों को इंडोक्ट्रिनेट करते रहे इन विचारों में कि ये सदैव हिंदू राष्ट्र रहा है, और यहाँ जो मुसलमान हैं, क्रिश्चियन हैं, वो विदेशी हैं। तो हिंदू मूल्य यानी मनुस्मृति के मूल्यों को स्थापित करके एक अच्छा समाज बनाने की जरूरत है। तो खैर 2002 में फिर आके परिस्थिति बदलती है, पर उसके पहले इतना बता दूं कि इन्होंने जो भी मुद्दे उठाए, इनके ज्यादातर मुद्दे भावनात्मक आधार पर बने हुए थे, भावनाओं को लेकर। जैसे राम मंदिर, गौ हमारी माता है, लव जिहाद,
और उसके बीच में अभी अभी तो कोरोना जिहाद भी उन्होंने शब्द ले आया। सी देयर क्रिएटिविटी, उनकी उत्पादकता देखिए कि ऐसे मौके पे जब कोरोना पूरी दुनिया में संक्रमित कर रहा है, उसमें भी उन्होंने घृणा का अपना एक पहलू इतना मजबूती से जोड़ दिया, और उसमें भी उन्होंने हिंदू मुसलमान के तरीके को लाकर समाज में घृणा फैलाकर, और ये घृणा फैलाना उनकी राजनीति का मुख्य आधार है। और ये जो भारत में हम फाशीवाद देखते हैं, उसका तीसरा जो पहलू है वो 2002 के बाद चालू होता है। गुजरात के कत्लेआम के बाद जब ये प्रधानमंत्री वहां मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने यहाँ के कॉरपोरेट वर्ल्ड को एक सिग्नल दिया। सिग्नल क्या दिया कि आपके लिए मैं चेकबुक लेकर बैठा हूं, मेरी सिग्नेचर मेरी चेकबुक पर है, आपको उसमें जो लिखना है लिख लीजिए। मतलब क्या कि आपको सभी सुविधाएं प्रैक्टिकली दी जाएंगी राज्य के कॉस्ट पर, लोगों की इस पे, और उसमें एक नई नीति हमको दिखी। और वहीं से जाके यहाँ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड ने कहा कि हमारे अगले प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई होंगे। ये बात उनके गुजरात में मुख्यमंत्री होने के बाद हुई। तो खैर, इसकी जो पूरी आक्रामकता है, ये जैसे अगर जर्मनी में जैसे अंग्रेजी का एक शब्द मैं इस्तेमाल करूं तो एक्यूट, तेजी से फाशीवाद आया। यहाँ ये क्रॉनिक रूप में धीरे धीरे स्टेजेस बाय स्टेजेस आता रहा, और 2002 के बाद और फिर 2014 के बाद इसने एक तीव्र रूप धारण कर लिया। और इसकी एक तरफ तो इसका ट्रेनिंग मॉड्यूल है जिसमें खास तौर से मुसलमानों के खिलाफ नफरत है, और ये नफरत उस हिंसा का आधार है जिसको हमने समाज में देखा, और उसका अंतिम उदाहरण अभी अभी हमने दिल्ली में देखा। दिल्ली के पहले कंधमाल, मुजफ्फरनगर, गुजरात, बम्बई, ये सब उसी एक दंगों का एक सिलसिला, जिसमें जैसे यहूदियों को एक प्रकार से गेटोइज किया गया, उसका ज्यादा उदाहरण आज भारत में इस तरफ दिखता है। तो यहाँ का जो फाशीवाद है, इसकी भाषा धर्म की है, इसकी भाषा भावनाओं पर आधारित है, इसकी भाषा ये मुस्लिम विरोध और थोड़ा सा क्रिश्चियन विरोध के आधार पे है। जबकि इसका मुख्य जो दूसरी तरफ से इन्होंने दलितों को, जिनके अधिकारों को ये समाप्त करना चाहते हैं, उनको अपनी तरफ सोशल इंजीनियरिंग और दूसरे बहुत सारे माध्यमों से अपने साथ जोड़ने की कोशिश की है। तो भारत में अगर हमें फाशीवाद का मुकाबला करना है, तो सबसे पहली बात तो ये होगी कि इन्होंने यहाँ जो नफरत का माहौल पैदा किया है, वो नफरत का माहौल मध्ययुगीन इतिहास को लेकर, वो नफरत का माहौल अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को लेकर जो खड़ा किया गया है, या मुस्लिम समाज की गरीबी, उनके गेटोइजेशन के कारण खड़ा किया गया है, ये नफरत ही हिंसा का आधार होती है। प्लीज बिलीव मी कि अगर समाज में नफरत ना हो तो हिंसा करवाना आसान नहीं होता। तो पहले मिसकंसेप्शंस, गलत धारणाओं को विकसित किया जाए, फिर उसके आधार पे नफरत होती है, नफरत के आधार पे फिर हिंसा होती है, फिर उसके कारण ध्रुवीकरण, और ध्रुवीकरण के कारण एक ताकत ज्यादा मजबूत होती है। और फिर खैर बीजेपी के सत्ता में आने के बाद उन्होंने किस प्रकार से पूरा कॉरपोरेट वर्ल्ड उनके साथ मजबूती से खड़ा हो गया है, क्योंकि वो एक बात जानते हैं कि अगर मजदूरों के अधिकारों को समाप्त करना हो, अगर किसानों के अधिकारों को समाप्त करना हो, तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन है। तो जर्मनी और इसमें जो मेल होता है वो यहाँ होता है कि मजदूरों के अधिकारों को दबाना, ये जर्मनी में भी मुख्य था। यहाँ भारत में मजदूर, किसान, दूसरी तरफ दलितों के बारे में बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटेजी है। तो ये सब को लेकर ये राजनीति यहाँ आई। पर जहां तक समानताओं का सवाल है, इसकी बहुत सारी समानताएं हैं। मैं 2002 के पहले जब इस बात का अध्ययन करता था, तो मुझे लगता था कि भाई भारत में फाशीवाद पूरा कैसे होगा। एक मेजर फैक्टर उसमें नहीं है कि एक करिश्माई नेतृत्व, चैरिस्मेटिक लीडर 2002 के पहले नहीं था। अब 2002 के पहले मीडिया और बाकी चीजों के आधार पे एक करिश्माई लीडर को भी खड़ा कर दिया गया। अब ये बात और है, पिछले 1-2 हफ्ते से वो करिश्मा बहुत तेजी से डूब रहा है। खैर वो भी, इसका भी एक विश्लेषण करना जरूरी है। पर खैर, तो एक तरफ करिश्माई लीडर और सत्ता का केंद्रीयकरण, जहाँ लोकतंत्र का मुख्य आधार होता है सत्ता का विकेंद्रीयकरण, जितना हो सके कैबिनेट के डिसीजंस, लोगों के डिसीजंस, कमेटीज,
एक्सपर्ट्स के डिसीजन, हमारे इंस्टीट्यूशंस का ये, तो ये अगर हम देखें तो पिछले 6-7 साल में भारत के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं उनको खत्म करने की कोशिश है। जुडिशरी पर अलग प्रकार का प्रभाव है, हमारे दूसरे जो इलेक्शन कमीशन है, ईडी है, उनका किस प्रकार से है। तो एक तरफ तानाशाही का एक बड़ा रूप इस प्रकार के फाशिज्म में हमको दिखता है। अब ये अथॉरिटेरियनिज्म से अलग कैसे है? जो अथॉरिटेरियनिज्म, डिक्टेटरशिप हमने 1975 में देखी थी, इमरजेंसी से देखी थी, उससे ये अलग कैसे है? वो तानाशाही, उसमें केवल एक ऊपर से नीचे लोगों पर कंट्रोल किया जाता है, उनके स्वतंत्र विचारों को, उनकी बाकी चीजों को दबाया जाता है। फाशिज्म की खास बात यह है कि ये अपनी विचारों को अपने फुट सोल्जर्स के माध्यम से लागू करवाता है। इसलिए लव जिहाद के विरोध में जो लोग खड़े होते हैं, काऊ बीफ के लिए जो लोग लिंचिंग्स करते हैं, सांप्रदायिक दंगों में जो लोग शामिल होते हैं, ये वो लोग नहीं हैं जो इस विचारधारा को बनाते हैं, ये केवल उनके हस्तक हैं। ज्यादातर हमें हमारी व्यवस्था इनको सजा देने की बात करती है, और जो विचारधारा इनको जन्म देती है उस पर सोचने की हमें ज्यादा जरूरत है। तो आज दोस्तों, सारांश में मैं इतना ही कहूंगा कि आज भारत में जो फाशीवाद के बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, एक माइनॉरिटी को टारगेट करना, अथॉरिटेरियन स्टेट पैदा करना, उस अथॉरिटेरियनिज्म के साथ नीचे एक ऐसी फौज जिनको एक दूसरी भाषा में, अंग्रेजी में फुट सोल्जर कहा जाता है, हिंदी में भी उसका आप जरा अच्छा अनुवाद कीजिए, उनको सशक्त करना, उनको सजा न देना, उनको हिंसा करने देना, ये सब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आज दिख रहे हैं। तो आज मुझे लगता है दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी जरूरत ये है कि इस फाशीवाद का मुकाबला करने के लिए बहुत सारे जो जन आंदोलन हैं, बहुत सारी जो राजनीतिक पार्टियां लोकतंत्र में, संविधान में विश्वास रखती हैं, छोटे मोटे मतभेदों को भूलकर एक व्यापक मंच, जन आंदोलनों का मंच, राजनीतिक पार्टियों का मंच, और एक जमीनी स्तर पर जिस प्रकार का काम अनहद ने किया था 2002 से लेकर कई सालों तक, लोगों में एक सही चेतना का निर्माण, ये सब के आधार पर ही हम भारत में फाशीवाद का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि कोई बाहर की ताकत इस फाशीवाद को खत्म करेगी ऐसा मुझे लगता नहीं है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम पुनियादी जी। आपने इतने बहुत ही सरल शब्दों में सबके सामने आपने समझाया कि किस तरह से फासीवाद जो है उसने हिंदुस्तान में क्या रूप लिया, उसका ऐतिहासिक जो है ओरिजिन्स क्या थे, किस तरह से उसका विस्तार हुआ, उसके बेसिक फाउंडेशनल प्रिंसिपल्स क्या थे, और फिर किस तरह उसकी जो कारण क्या था, जो कि उसका जो उपज हुई, जो असली कारण थे और जो सामने कारण रखे जाते हैं, उन दोनों में किस तरह फर्क होता है, वो हमें देखना जरूरी है, समझना जरूरी है। और फिर आज उसका जो रूप हमारे सामने आ रहा है और आया है, और ये भी आपने बताया कि लग रहा है कि कुछ थोड़ा सा ढांचा जो है डामाडोल हो रहा है, तो कुछ लक्षण जो है उम्मीद के भी दिखाई दे रहे हैं। अब आप पे और हम पे और सब लोग जो सुन रहे हैं और उनके जो साथी हैं, उनके भाई बंधु परिवार, सब पे ये है कि किस तरह से इसको हम आगे ले जाएंगे, किस तरह से हम ये जो जंग है इसको और मजबूत करेंगे और किस तरह से इसको लड़ेंगे। बहुत धन्यवाद आपका। मैं अब रिक्वेस्ट करती हूँ वाणी सुब्रमण्यम से कि वो अपने व्यू पॉइंट जो है हमारे सामने रखें। वो वाणी जो है वो जेंडर काम करती हैं, और वो एक बहुत जानी मानी वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट है और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हैं, और वुमेन्स ग्रुप सहेली ट्रस्ट की मेंबर हैं। उन्होंने अपना करियर जो है एडवर्टाइजिंग में शुरू किया, और उनकी मशहूर फिल्में जो हैं मील्स रेडी, न्यू दिल्ली, अयोध्या गाथा, उनमें से कुछ नाम ये हैं। और उनका खासियत ये है कि वो हमारी रोजमर्रा की जो जिंदगी है और जो व्यापक जो राजनीतिक सवाल है हमारे सामने, उन दोनों को जोड़ के
वो बात करती हैं। तो मैं समय हमारे पास थोड़ा कम होता जा रहा है, मैं वानी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आए और अपने विचार आपके सामने रखें। Thank you, Mridula ji, and thank you to everyone on the panel. I don't know what I'm doing on such a superbly eminent panel, but I am proud to be here, and I actually want to carry forward. I will not be talking historically so much. I'll be trying to see how is fascism playing itself out? What is its relationship with gender? And just trying to talk some of that through. This is, jaise shuru mein kaha tha, a very difficult time at which to talk and think, because of the amount of death and suffering and loss that is going around. And we know that a lot of it is really to do with the nature of the state. So I will just jump right in. I want to first thank everyone who spoke before me for locating the growth of fascism in history, in economy, in war, and for the specifics for exploring and for revealing to us some of the specifics as they played out in India and the development of the fascist state that we see today. Ideologically speaking, the formulation of fascism in Italy and Germany and all in the earlier 20th century had a very clear articulation on the question of religious and racial purity, on economic tight-fisted control on the economy and development, and of course on the role of women as mothers, as reproducers of the race, and our domestic role as the foundation on which the family of the nation was to be built. So it's very, very clear. If we look at the propaganda machinery of the Nazis, we see films by makers like Leni Riefenstahl, who were significant contributors to the idea of the perfect white Aryan male and female body. We see events like the 1936 Olympics planned by Hitler to prove Aryan supremacy being shaken when African American athletes like Jesse Owens garnered 14 out of 19 medals won by America. And we see this kind of sort of complex assertion of supremacy of the Aryans, despite all the evidence that was coming to the contrary in the Olympics. About a century later, it would be wrong for us to look at gender as just one of the areas affected by the fascist state. What we really need to understand is that the core of fascism, as Ram Punyani ji said, the politics of unity of race, religion, culture, and nation is a gendered, racist, ableist ideology. And when it manifests itself in a country like India, it also becomes deeply casteist. It's an ideology that seeks to exclude, disable, disempower everything that doesn't fit into its worldview, that is male and that is at the center of power. If in the late 80s, the Mandir Wahi Banayenge campaign turned Jai Siya Ram into a hyper-masculine Jai Shri Ram, and with slogans like Jis Hindu Ka